अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद लियाकत और आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद लियाकत यूट्यूब चैनल। आज हमारा प्रोग्राम तारीख़ कश्मीर के हवाले से मसला कश्मीर जो इस वक्त बर्निंग पॉइंट है। चार एटमी ताकतों के दरमियान जो कश्मीर के सराउंडिंग में मौजूद हैं, एक फ्लैश की हैसियत अख्तियार कर गया और किसी भी वक्त ये पूरी दुनिया के अमन को अपनी लपेट में ले सकता है। मसला कश्मीर इस वक्त पूरी दुनिया दो ब्लॉक में तकसीम हुई हुई है। एक ब्लॉक हिंदुस्तान की सपोर्ट में है और एक ब्लॉक पाकिस्तान की सपोर्ट में है। और दुनिया की बड़ी बड़ी एटमी पावर्स जो है अपने अपने मफादात के लिए दोनों ममालिक को इस्तेमाल भी कर रही हैं और इस मसले को तूल भी दे रही हैं। ये मसला कश्मीर क्यों कर पैदा हुआ, इसकी तारीख़ी पस मंज़र क्या है, ये कश्मीर इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, इस तारीख़ पे हम प्रोग्राम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आज हमारा ये छठा प्रोग्राम है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अब्दुल शकूर कमर साहब, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, मशहूर सियासी और तारीख़ी अमूर के माहिर हैं और पिछले 20 साल से दरस व तदरीस से वाबस्ता हैं और तारीख़ कश्मीर के हवाले से और वैसे तारीख़ और सियासी अमूर पर एक अबूर और एक दस्तरस रखते हैं। सर वेलकम टू शो। सर बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। थोड़ा सा प्रोफेसर साहब अगर आप इजाज़त दें तो मैं इससे पहले प्रोमो का एक हल्का सा खाका पेश करूं कि आज तक हम कर क्या चुके हैं। जी जी जरूर। इससे पहले हम तारीख़ कश्मीर के हवाले से पहला प्रोग्राम हमने कश्मीर का मुख्तसर सा तारफ़, उसका जोग्राफियाई, उसकी आबादी, उसमें बसने वाली कम्यूनिटी का जिक्र किया। फिर हमने जो अवेलेबल तारीख़ हमारे पास मौजूद है, जो रिटर्न डेटा हमारे पास इंसानी उसका वो मौजूद है, इंसानी तारीख़ का मौजूद है, तकरीबन 4000 साल से पुराना हमें डेटा मिलता है। तो उस वक्त से कश्मीर की तारीख़ मौजूद है और उसको मुख्तलिफ़ अदवार में तकसीम किया गया। तो सबसे पहला दौर कदीम हिंदुओं राजों और बुद्ध मत का अहद है। फिर उस बुद्ध मत के बाद फिर हिंदुओं राजों का अहद आता है। तो सारे को एक ही कंसिडर एक ही उसमें रखा गया। फिर उसके बाद मुस्लिम सलातीन का अहद है और ये मुस्लिम सलातीन का अहद कश्मीर की तारीख़ का सुनहरी दौर है। इस दौर में कश्मीर में इत्तेहाद और यकानगत की बेहतरीन मिसाल मौजूद थी और इसी इत्तेहाद और वहदत की वजह से आज तक कश्मीर एक मजबूत कौम बन के उभरे हैं और हर तरह की बैरूनी जारियत के ख़िलाफ़ इन्होंने मज़ामत की है। मुस्लिम सलातीन के ऐद से लेकर आज तक मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ बड़ी बड़ी अक़वाम, बड़ी बड़ी सल्तनतें, बल्कि इस तरह कह लें हम, उस वक्त की सुपर पावर कश्मीर पर हमलावर हुई है और कश्मीरियों ने उनको शिकस्त दिया और ज़बरदस्त जंग भी की है। इसके बाद है मुगलिया अहद हुकूमत, मुग़लों का अहद हुकूमत। जब मुग़ल सल्तनत हिंदुस्तान में कायम हुई तो उन्होंने कश्मीर को अपने उसमें शाह सल्तनत में शामिल किया था। फिर अफ़गानी अहद हुकूमत है और आज हम बात करेंगे सिख अहद हुकूमत के हवाले से, सिखों की हुकूमत कश्मीर के हवाले से हुई। ये याद रहे कि मुग़लों का जो अहद हुकूमत है, अफ़गानों का अहद हुकूमत है और जो आज हम बात करेंगे ये सिखों का अहद हुकूमत, ये कश्मीर की तारीख़ के स्याह बाब हैं। जब कश्मीरियों पर जुल्म व सितम किया गया, मुख्तलिफ़ टैक्सेस लगाए गए, महसूलात बढ़ाए गए, कश्मीरियों के जबर किया गया, हर तरह से उनको वो जुल्म और ज़्यादती का निशाना बनाया गया। तो मैं बिला ताख़ीर प्रोफेसर साहब से पहला सवाल सर आपसे कि कश्मीर में अफ़गानी जाबराना हाकिमियत का इख्तिताम, ये जाबराना हाकिमियत जो लफ्ज़ हम यूज़ कर रहे हैं, पिछले प्रोग्राम में हमने बात की कि अफ़गानों का जो दौर हुकूमत, जो गवर्नर कश्मीर में रहे हैं, सख्त ज़ालमाना जाबराना इक़दाम उन्होंने किए और एक सख्त तरीन बदतरीन एक दौर कश्मीर की तारीख़ का उसको कहा जाता है। कश्मीर में अफ़गानी जाबराना हाकिमियत का इख्तिताम और एक नेज़ ज़ालमाना शिक्षाई हकमियत का पस मंज़र क्या है? प्रोफेसर साहब मैं आपसे दरख्वास्त करूँ तो इस पर रोशनी डालें। यहाँ मैं एक बात आपकी इजाज़त से ऐड करूँ तो अफ़गानी अहद जो ज़ालमाना जाबराना ख़त्म हुआ तो जो सिख अहद शुरू हुआ शायद उसके हालात भी उस जैसे या उससे भी बदतर हैं। मैं क्या दुरुस्त कह रहा हूँ प्रोफेसर? जी डॉक्टर साहब, बुनियादी तौर पर कश्मीर की जो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार या जो एक सोवरन हैसियत थी वो जब 1586 में मुग़ल कब्ज़े के बाद ख़त्म होती है तो उसी एक तसलसल में अफ़गान अहद और सिख अहद भी है। और ज़ाहिर है जो मतलब काबज़ क़ुव्वतें होती हैं उनकी पॉलिसीज़, उनकी हिकमत अमली एक जैसी ही होती है।
अगर हम कश्मीर के अंदर अफ़गान ऐद के इख्तिताम और सिख ऐद के आगाज़ को देखें तो हम देखते हैं कि 1818 में जब अफ़गानिस्तान के पाया तख्त काबल में जो है वो दरबारी साजिशें अपने अरूज पर होती हैं और दुरानी कबीला जो है वो उसका इक़्तिदार का सूरज जो है ग़ुरूब हो रहा होता है, तो इस असना में जो पंजाब का हाकम होता है महाराजा रंजीत सिंह, वो इस खलफशार से, अफ़गान खलफशार से, दुरानियों की कमज़ोर होती हुई ताकत से फ़ायदा उठाते हुए अपनी जो सल्तनत है उसका दायरा जो है वो सुतलज से लेकर खैबर तक और मुल्तान से लेकर कश्मीर तक वसी करता है। महाराजा रंजीत सिंह जो है वो 1780 में गुजरांवाला में पैदा हुआ और ये एक इस पंजाब के अंदर एक ताकतवर जो सिख सल्तनत थी उसका ये एक हकीकी बानी और ज़बरदस्त किस्म का हाकम था। इसने 1819 में जब अफ़गानों की कमज़ोरी अपने अरूज पे थी तो एक फ़ौज तैयार की और मिस्र दीवान चंद को उस फ़ौज का सिपा सलार, जबकि जम्मू से तल्लक रखने वाले गुलाब सिंह को उस फ़ौज का नायब मुकर्रर करके कश्मीर पर फ़ौज कशी के लिए उस लश्कर को रवाना किया। यहाँ मैं प्रोफेसर साहब, जहाँ मेरे दो सवाल पैदा होते हैं, यहाँ तारीख़ अपने आप को दोहराती है, मतलब जो जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे। दो सवाल मेरे यहाँ के जो रंजीत सिंह था, ये काबल की साथ इसके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, क्या मैं दुरुस्त हूँ? जी। और अगला सवाल मेरा इससे इस पर आप तफसील से रोशनी डालिएगा कि गुलाब सिंह को रंजीत सिंह ने अपॉइंट किया और रंजीत सिंह को काबल की हुकूमत ने अपॉइंट किया था। मैं ये दुरुस्त कर रहा हूँ तो रंजीत सिंह ने उनकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाया और अपनी सल्तनत की, फिर बाद में हम देखते हैं कि गुलाब सिंह ने रंजीत सिंह की हुकूमत पर फ़ायदा उठाया, उसके ऊपर कब्ज़ा किया। मैं दुरुस्त ये जी बिल्कुल ऐसे ही है कि जब रंजीत सिंह था, ज़मान शाह जो अफ़गान दुरानी हुक्मरान था, इसने जब पंजाब को फ़तह किया और ये दिल्ली को फ़तह करने के लिए जब रवाना हुआ तो इसको इत्तला मिली कि काबल के तख्त पर उसके भाई ने कब्ज़ा कर लिया। इसलिए वो दिल्ली की मुहिम को अधूरा छोड़ के जब वापस काबल की तरफ पलटा तो रंजीत सिंह को पंजाब का गवर्नर मुकर्रर किया और रंजीत सिंह की गवर्नरी बुनियादी तौर पर अफ़गान दुरानियों की ही मरून मिन्नत थी, लेकिन जैसा पहले मैंने जिक्र किया कि दुरानियों की कमज़ोरी और उनके इक़्तिदार के ज़वाल में आने के बाद रफ्ता रफ्ता रंजीत सिंह ने अपनी सल्तनत को वसी किया था। कश्मीर के हवाले से जैसे मैंने जिक्र किया कि जब 1819 में लश्कर रवाना किया गया दीवान चंद और गुलाब सिंह की सरकर्दगी में, तो जो आखिरी कश्मीर का गवर्नर था, अफ़गान गवर्नर जब्बार ख़ान, तो सिख अफवाज और गवर्नर जब्बार ख़ान की अफवाज के दरमियान शोपियाँ के मकाम पर एक लड़ाई हुई है। उस लड़ाई में जब्बार ख़ान को शिकस्त होती है और वो फ़रार होके काबल चला जाता है। इस तरह जो कश्मीर है वो बराह रास्त महाराजा रंजीत सिंह के तख्त लाहौर के मातहत आ जाता है और यहाँ से वो दौर शुरू होता है जिसको हम कश्मीर की तारीख़ का सिख दौर या सिक्का शाही कहते हैं। मैं थोड़ी सी ये वजाहत करूँ कि ये सिक्का शाही की इस्तिलाह ये थी कि जो सिख कश्मीर का ऐद था, इसमें कश्मीरियों की मर्ज़ी और मंशा के बिल्कुल बरक्स जब वो चाहते जिस जागीर पे कब्ज़ा कर लेते, जिस सोर्स को वो चाहते उसको कब्ज़ा कर लेते और उन मालकों को से पूछने की भी ज़हमत गवारा ना की जाती। तो इस इस्लाह का बुनियादी मफ़हूम यही होता था कि अपनी मर्ज़ी से बेलगाम तरीके से ऐसे इक़दाम उठाना कि जिसके लिए किसी को जवाबदेह ना होना। जी, तो ये जो मतलब सिख ऐद है कश्मीर का, ये 1819 से 1846 तक डॉक्टर साहब जारी रहता है और इस 28 बरस के अरसे में बिल्कुल अफ़गानों की तरह जो है वो बहुत मुख्तसर मुद्दत के लिए गवर्नर लाहौर की तरफ से मुकर्रर किए जाते हैं। 10 दीवान यहाँ मुकर्रर किए जाते हैं और अगर हम फ़िरका वाराना या मजहबी बुनियादों पर देखें तो उनमें से 5 का तल्लक हिंदू मज़हब से था, 3 सिख थे और 2 मुसलमान थे। हाँ, यहाँ सर एक सवाल है, जो सिख रंजीत सिंह ने अपनी वो हुकूमत और वो एक अपनी डेंसिटी कायम की थी,
जो आज हिंदुस्तानी पंजाब के अंदर जो सिख हुकूमत है, एक बड़ी तादाद में सिख मौजूद है, ये उसी सिलसिले की कड़ी है? जी, उस वक़्त का ज़ाहिर एक मुतहदा पंजाब था। मतलब जोग्राफिया के हवाले से ये है कि जोग्राफिया फ्लक्चुएट होते रहते हैं, लेकिन एक मुतहदा पंजाब, मतलब अगर रंजीत सिंह की सल्तनत देखें तो ये लाहौर से खैबर तक और मुल्तान से कश्मीर तक थी। तो ये जो सारा इलाका है जिसमें आज का आपका सारा KPK और आपका अपर पंजाब लाहौर तक और फिर जो कोस्तानी रियासत जम्मू और कश्मीर थी, ये सारी उस ऐद में महाराजा रंजीत सिंह के तख्त लाहौर के अंडर थी। इसमें आज का जो भारतीय पंजाब है जिसमें अम्बाला, अमृतसर और ये इलाके हैं, ये भी उस सल्तनत का हिस्सा थे। और इसीलिए आज भी पाकिस्तानी पंजाब के अंदर बहुत से इलाके हैं, जैसे ननकाना साहब है, या हसन अब्दाल के अंदर सिखों की मौजूद हैं, लाहौर के अंदर भी उनकी कुछ न कुछ वो मौजूद है, बल्कि करतारपुर जो है वो सिखों का एक बड़ा मजहबी वो उनका वो मुक़द्दस मकाम है उनके, उसके हवाले से। सर, मेरा अगला सवाल इसे है कि सिख ऐद में कश्मीर की सियासी, समाजी और माशी हालात कैसे रहे? डॉक्टर साहब, अगर आप मुग़ल ऐद से लेकर सिख ऐद और इवन डोगरा ऐद तक भी देखते हैं तो सियासी, समाजी, माशी कश्मीरियों की हालत और मजहबी हालात कार सिर्फ नाम बदल रहे हैं, नाम बदल रहे हैं, किरदार बदल रहे हैं, बाकी एक ही तरह की मतलब हमें वो यकसानियत नज़र आती है। यानी जो भी यहाँ आ रहा है, पहला बुनियादी मतमा नज़र यहाँ के वसाइल को जितनी जल्दी जिस हद तक हो वो अपने अपने पाया तख्त तक पहुँचाया जाए, कश्मीर की दौलत पे वहाँ से आने वाले आकम और मकामी जो अशराफिया है वो उस पर अपने हाथ साफ कर रही है। और अवाम की नज़र, अवाम की हद तक हमें हर तरफ एक मायूसी, कसम पुरसी, गुर्बत, लाचारगी, बीमारी और जो कुदरती आफात हैं उनके हाथों इंसानियत की, कश्मीरी कौम की लोगों की एक बड़ी तादाद शिकार होती हुई नज़र आती है। मतलब मैं आपको सिख ऐद के तमाम जो सूबेदार या उनके दीवान गुजरे हैं उनका एक अगर अजमाली खाका पेश करूं तो 1823 में कश्मीर के अंदर एक अंग्रेज़ आया जो यहाँ कश्मीर के अंदर रहा और उसने जो यहाँ सूरत हाल अपनी आंखों से देखी उसको बयान किया। उससे हमें पूरी उस वक़्त की जो कश्मीर की सूरत हाल है, कश्मीरियों की सियासी, समाजी, मजहबी और माशी, उसका भरपूर अदराक हो जाता है। मसलन ये विलियम मोरक्राफ्ट था और ये 1823 में आया। उस वक़्त कश्मीर का जो गवर्नर था वो हरी सिंह निर्ला था। तो इसने कश्मीर के अंदर जो सारी सूरत हाल देखी उसको बयान करते हुए ये लिखता है कि हर जगह लोगों की हालत इंतहाई दिगरगों थी। सिख हुकूमत की तरफ से इन पर बेतहाशा टैक्स लगाए गए थे और इसके अफसर हर तरह से इनका इस्तेसाल करते थे, इन पर जबर करते थे। इस निज़ाम का नतीजा ये है कि मुल्क की आबादी रफ्ता रफ्ता कम होना शुरू हो गई। काबिल काश्त ज़मीन का महज 1/6 हिस्सा ज़ेरे काश्त था। इसका नतीजा ये निकला कि भूख के मारे लोग बड़ी तादाद में भारत चले गए। एक वक्त में कम अज़ कम 6800 मरीज़ों की फहरिस्त मौजूद थी। इनकी अक्सरियत इंतहाई हकारत अमेज़ बीमारियों का शिकार थी। इन बीमारियों के असबाब नाकाफ़ी और नामुकम्मल ग़ज़ा, नम आलूदा और गैर आवादार रिहायशी मकानात, इंतहाई गंदगी और इंतहा दर्जे की बेराह रवी थी। तजारत के हर शोबे पर टैक्स नाफज था। कसाब, नानबाई, कश्तीरान, ईंधन फ़रोख्त करने वाले, नोटरी पब्लिक, बंगी, तवाइफ़ें और शालबाफ, ये तमाम लोग एक तरह का कारपोरेशन टैक्स अदा करते हैं। इसी तरह एक और यूरोपियन जिसने सिख ऐद में कश्मीर आया और कश्मीर के हालात देखे, उसने लिखा कि 1830 की दहाई के अवाखर में वादी और करीबी इलाके इस तरह की खौफनाक सूरत हाल से दो चार थे कि मामूली सी बेहतरी भी बहुत ताख़ीर से होती थी। सिखों के जबर व इस्तबदाद के सबब सालाना रेवेन्यू महज चंद हज़ार रुपयों तक महदूद होकर रह गया था। हत्ता कि ख़ुद कश्मीरी अपनी गुर्बत का मजाक उड़ाते थे। कश्तवाड़ बर्बादी की वजह से जहाँ लोग दिन के वक्त भूखे होते थे और रात के वक्त ठिठुरते रहते थे, जो कोई भी वहाँ जाकर वापस लौटता है तो वो इस बांस की तरह बारीक और पतला हो जाता है जिसके साथ फ़कीर के आस्ताने पर झंडा लहराया जाता है।
तो इस 28 और 29 साल सिख ऐद के अंदर भी बिल्कुल अफ़गानी ऐद की तरह वो कश्मीरियों की जो हालत ज़ार है वो इंतहाई काबिल रहम है। लोग काबिल इलाज बीमारियों से मर रहे हैं, उनको खुराक दस्तयाब नहीं है, ज़ेर काश्त रकबा कम हो चुका है, और जो थोड़ी बहुत सनत या कारीगरी है उसके ऊपर बेतहाशा टैक्स लगाए गए हैं। और बहुत महदूद मुद्दत में हम देखते हैं कि यहाँ पर हर आने वाला दीवान न सिर्फ तख्त लाहौर को लाखों रुपए जो है वो यहाँ से बेचता है, बल्कि वो ख़ुद अपनी ज़ात के लिए भी लाखों रुपए की जो है वो लूट मार करता है। तो इस सारी लूट मार और कश्मीरियों के इस्तेसाल के नतीजे में जो यहाँ की आम इंसानों की ज़िंदगी थी वो काबिल रहम हो चुकी थी। जी डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया सर। सिख ऐद में जब प्रोफेसर साहब एक कानून का कुदरत का कानून भी है कि जब ज़ालमाना वो एक निज़ाम आता है तो उसके खिलाफ कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस भी आती है जी। तो इस ऐद हुकूमत में कोई तहरीक उठी या किसी जगह से रेजिस्टेंस हुई इनके खिलाफ? जी जी बिल्कुल, मतलब शोरशें बरपा हुई सिख ऐद में भी। ज़ाहिर है जब जुल्म जबर इस्तेसाल होता है तो उसके ख़िलाफ़ अक्सरीती आबादी जिनका इस्तेसाल हो रहा होता है वो बगावतें करते हैं, शोरशें बरपा करते हैं। सिख ऐद में भी बारामूला में, पुंछ में, राजौरी में और मुजफ्फराबाद में हमें बहुत सारी शोरशें और अवामी जो है वो तहरीकें उभरती हुई नज़र आती हैं। और साथ ही साथ ये है कि कोई बुनियादी और मुश्तरका प्लेटफॉर्म न होने की वजह से और उन तहरीकों के बिखरे होने की वजह से सिख जो ज़ालमाना हुकूमत थी वो इन तहरीकों और शोरशों को बाज़ोर ताकत दबा देती थी और दबाई गई। लेकिन तहरीकें बहरहाल बरपा होती रहीं और इस जबर के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठती रही। सर मेरा अगला सवाल है, सिख ऐद का इख्तिताम कैसे हुआ और कब और कैसे हुआ? लेकिन तारीख़ में बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं, बहुत ममासलते हैं। अगर हम एक दौर को दूसरे दौर से और दुनिया के किसी भी खिते के अंदर मुख्तलिफ डायनेस्टीज़ के अरूज और ज़वाल को देखते हैं तो उनमें मुशाबहतें हैं, मतलब अरूज की भी और ज़वाल की भी। सिख ऐद का जो ज़वाल है वो बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि उसकी दो बड़ी वजूहात हैं। एक तो जब महाराजा रंजीत सिंह की मौत हो जाती है तो उसके बाद तख्त लाहौर के लिए जो लड़ाई और आपसी कशमकश शुरू हो जाती है वो इस तख्त को बिल्कुल डगमगा के रख देती है। एक के बाद दूसरा महाराजा रंजीत सिंह का जानशीन कत्ल होता है। जो अफवाज होती हैं और उनके जर्नैल होते हैं वो बहुत ताकतवर हो जाते हैं और जब रानी चंद्र कौर का ऐद आता है तो वो इन शाही ख़ानदान के लोगों को कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो बुनियादी फैक्टर है वो ये था कि बरे सगीर के ऊपर अंग्रेज़ों का वो कब्ज़ा जो बंगाल की फ़तह से शुरू हुआ था वो अब करते करते दिल्ली तक पहुंच रहा था और उसके रास्ते में एक सबसे बड़ी और आखिरी जो अब हर्डल या रुकावट रह गई थी जिसको पार करके दिल्ली के तख्त तक पहुंचना था वो तख्त लाहौर ही था। तो अंग्रेज़ों और सिख अफवाज के दरमियान इस इंतशार में जो लड़ाइयाँ दरिया सतलुज के किनारे पर लड़ी गई, जैसे कि हमने एक प्रोग्राम में ज़िक्र भी किया था 10 फरवरी 1846 को जो लड़ाई लड़ी गई सिखों और अंग्रेज़ अफवाज के दरमियान और जिसे अंग्रेज़ बरे सगीर की तारीख़ की वाटर लॉ की जंग कहते थे, इसमें सिखों को शिकस्त फाश हो गई। और जब सिख अफवाज को शिकस्त फाश हो गई तो उन पर 1.5 करोड़ रुपया अंग्रेज़ हुकूमत ने तावान जंग आयद कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और वो 1.5 करोड़ रुपया जो है वो अदा करने के लिए तख्त लाहौर के शाही ख़जाने में इतनी रकम नहीं थी, सिर्फ फ़कत 50 लाख रुपया था। दूसरी तरफ अंग्रेज़ों ने जो है वो जब माहिदा हुआ है गुलाब सिंह की वसातत से ही तो उसमें लाहौर के अंदर अपना अंग्रेज़ रेजिडेंट रखना और बहुत सारे दूसरे इलाकों को अंग्रेज़ों के कब्ज़े में चले जाने पर उन्होंने सिखों से जो है वो दस्तखत करवाए। और साथ ही ये बात थी कि महाराजा गुलाब सिंह जो था वो ज़ाहिर अब सिख सल्तनत की शिकस्त और रिख्त के बाद अंग्रेज़ों से दर पर्दा जो है वो अपने मुस्तकबिल के मफादात और हुक्मरानी के लिए एक मंसूबा बना चुका था।
जिसके नतीजे में 15 मार्च 1846 ईस्वी को हम माहिदा अमृतसर होते हुए देखते हैं और उस माहिदे की रोशनी में कश्मीर और इस सारे कोस्तानी खिते को अंग्रेज़ जो है वो गुलाब सिंह को 75 लाख रुपए में बेच देते हैं। तो इस तरह जो है वो तख्त लाहौर का ऐद ख़त्म होता है और एक नए ऐद का आगाज़ होता है। लाहौर और ये सारा जो इलाका है ये बराह रास्त ब्रिटिश एम्पायर के अंदर इंतज़ाम में चला जाता है, जबकि माहिदा अमृतसर की रूह से जो कश्मीर और ये इलाके हैं ये गुलाब सिंह और उसकी नस्ल को हक़ हुक्मरानी दे दिया जाता है। बहुत शुक्रिया सर।